हिंदी साहित्य के इतिहास के परिचय के रूप में हम देखते हैं कि सामान्यतः मोटा मोटी हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभ 1000 ईस्वी के आसपास माना जाता है। अभी हमने कल इतिहास के बारे में जाना कि इतिहास कैसे लिखते हैं, साहित्य के इतिहास के बारे में जाना कि किन आधार ग्रंथों के आधार पर साहित्य के इतिहास का पुनर्निर्माण होता है या लिखा जाता है। और अब हम हिंदी साहित्य के इतिहास का छोटा सा संक्षिप्त परिचय यहाँ पे प्राप्त करेंगे। सामान्यतः हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभ 1000 ईस्वी के आसपास हम मानते हैं। राहुल सांकृत्यायन सरहप्पा को पुरानी हिंदी का कवि मानते हैं। सरहप्पा जो थे वो सबसे प्राचीन कवि माने जाते हैं और ये बात राहुल सांकृत्यायन ने शुरू की। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार कवि सरहप्पा को हम पुरानी हिंदी का कवि मानते हैं। इस दृष्टि से हिंदी साहित्य का इतिहास लगभग 2 शताब्दी पूर्व 9वीं शताब्दी से शुरू हो जाता है। सरहप्पा की पुरानी हिंदी रचनाएं परिमाण में बहुत कम उपलब्ध हुई हैं, इसलिए हम 1000 ईस्वी से हिंदी साहित्य का उद्भव मानना उचित समझते हैं। मतलब जिसमें हिंदी साहित्य के जैसे इतिहास और हिंदी साहित्य का इतिहास, इसमें कुछ अंतर है ना, जो रचनाओं के आधार पर वो रचनाएं जो हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य के मानक के रूप में मानी गई, तो वैसे जो प्रथम कवि थे वो सरहप्पा माने गए। राहुल सांकृत्यायन ने सरहप्पा को पुरानी हिंदी का कवि मानते हैं और उन्होंने मतलब उनकी रचनाएं हालांकि बहुत कम थी, इसलिए हम 1000 ईस्वी से ही हिंदी साहित्य का उद्भव मानना उचित समझते हैं। कहने की आवश्यकता यहाँ नहीं है कि हिंदी साहित्य का आरंभ हिंदी भाषा में साहित्य रचना से शुरू हुआ होगा। इसीलिए इतिहासकारों के सामने समस्या यह हुई कि वे हिंदी की अपभ्रंश है ना, जैसे हिंदी भाषा का जो विकास हुआ वो कैसे हुआ। तो अपभ्रंश पाली प्राकृत अपभ्रंश, फिर संस्कृत, फिर हिंदी भाषा आई। तो इतिहासकारों के सामने समस्या यह भी थी कि वे हिंदी की जो अपभ्रंश जो पूर्व भाषा थी उससे किन विशेषताओं के आधार पर अलग पहचान स्थापित करें। वो अपभ्रंश से भी हिंदी साहित्य है वो कैसे अलग हुआ, उसमें क्या क्या अंतर हुए। तो भाषा प्रवाह नदी जल के समान होता है, उसे हम किसी एक बिंदु से सर्वथा भिन्न या नवीन नहीं घोषित कर सकते। ये एक प्रवाहमान धारा है ना, इसलिए हमें देखना होगा कि अपभ्रंश किन भाषा प्रवृत्तियों के कारण हिंदी में रूपांतरित हुआ। विद्वानों के अनुसार ये प्रवृत्तियां 3 थी, है ना। जो मानक हिंदी अपभ्रंश से जो मानक हिंदी माना गया वो विद्वानों के अनुसार किन प्रवृत्तियों के आधार पर माना गया। तो विद्वानों के अनुसार ये प्रवृत्तियां 3 थी। पहला था क्षतिपूरक दीर्घीकरण, पहला माना गया क्षतिपूरक दीर्घीकरण। दूसरा माना गया परसर्गों के प्रयोग की अधिकता। अपभ्रंश में तो बहुत ज़्यादा थे, तत्सम तद्भव और परसर्ग वगैरह बहुत ज़्यादा थे। तो विद्वानों के अनुसार ये जो प्रवृत्तियां थी जिनके कारण अपभ्रंश हिंदी में रूपांतरित हुआ, ये मुख्यतः 3 थे। 3 कौन कौन थे? तो क्षतिपूरक दीर्घीकरण, दूसरा परसर्गों के प्रयोग की अधिकता और तीसरा वही मैंने कहा तत्समीकरण। जैसे अपभ्रंश में हाथ के लिए हथ शब्द चलता था, हिंदी में वह हाथ हो गया। जो त है जो संयुक्त शब्द थे वो हट गया और ह में आकार जुड़कर हाथ बन गया। यानी ध्वनियों में आधे त की क्षति और अ को आ बनाकर उसकी क्षतिपूर्ति की गई। जैसे पहला जो प्रवृत्ति माना गया ना क्षतिपूरक दीर्घीकरण, इसके उदाहरण के लिए अपभ्रंश में हथ का जो हिंदी हाथ बन गया उसमें कौन कौन सी क्षति हुई और कौन कौन सा दीर्घीकरण हुआ आकार लगकर, उसको उदाहरण के रूप में हम ले सकते हैं। और यानी ध्वनियों में आधे त की क्षति हुई और अ को आकार बनाकर उसकी क्षतिपूर्ति की गई। तो काज, काम, सात, आठ जैसे शब्द इसी प्रवृत्ति से बने, है ना। तो विद्वानों के अनुसार ये प्रवृत्तियां 3 थी। जो अपभ्रंश से हिंदी में परिवर्तन हुआ या मानक भाषा मानी गई वो 3 थे। इसको याद कर लेना होगा कि 3 कौन कौन से पॉइंट्स थे। तो क्षतिपूरक दीर्घीकरण था, दूसरा था परसर्गों के प्रयोग की अधिकता और तीसरा था तत्समीकरण।